नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पटना में आज एक बड़ी घटना हुई। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। वहां बांकीपुर विधानसभा में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव हो रहा है। ये सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के खाली होने से रिक्त हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जिस उम्मीदवार को 2 दिन पहले टिकट दिया गया था और उसने कल नामांकन दाखिल कर दिया, उसका नामांकन आज क्यों वापस लिया गया और नए उम्मीदवार की तुरंत घोषणा क्यों कर दी गई? क्या इसलिए कि वहां से चुनाव रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है? क्या बीजेपी प्रशांत किशोर से डर गई है? क्या बीजेपी वहां जिस तरह से लोग जुट रहे थे प्रशांत के साथ और जिस तरह से प्रचार वो कर रहे थे, उससे दबाव में आ गई? बीजेपी के प्रचार का एक पोस्टर ये भी था जिसमें प्रशांत किशोर को पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट दिखाया जा रहा था और जो वहां से उम्मीदवार हैं अब थे अभिषेक कुमार, वो सिर्फ हाई स्कूल या 10वीं ही पास हैं। तो इसको लेकर वहां बड़ी चर्चा थी। बीजेपी ने आज उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभी नामांकन दाखिल करने के लिए समय बाकी है। 13 जुलाई तक नामांकन हो सकता है, इसलिए बीजेपी का नया उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकता है। कर ही लेंगे, करेंगे ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस क्यों लिया? हमारे साथ पटना से जुड़े हैं समी अहमद, जो पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। समी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। और पहला ही सवाल आपसे कि क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर से डर करके और अपना उम्मीदवार बदला है? देखिए, ये कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को पहले से मालूम थी ये बात कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपना जो उम्मीदवार घोषित किया। और आप जानते हैं कि जब कोई भी फैसला करती है बीजेपी, तो उसके पीछे एक लोगों का हुजूम होता है, जो लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि देखिए बीजेपी ने कितनी बड़ी रणनीति अपनाई है, कितना जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है, और ये तो दूसरे जगहों पर होता नहीं है, सिर्फ यहाँ है, इसी वजह से जीतते हैं लोग। इस तरह की बातें की जाती हैं। एक बात। दूसरी बात कि कल अगर आपको लगता था, किसी को लगता हो कि उनकी वजह से, तो कल जो है अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए जो उनका नामांकन पत्र दाखिल हुआ, उसके बाद बाकायदा एनडीए की सभा हुई और उसमें उनकी जीत के दावे किए गए। खुद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ये प्रचंड बहुमत से जीतेंगे वगैरह वगैरह। तो बीजेपी, वो प्रशांत किशोर का कोई ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। बीजेपी को मालूम था पहले से कि प्रशांत किशोर हैं। तो सवाल ये है कि तो फिर क्या क्या कारण था? क्यों हटा दिया? कल सभा हुई, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे और उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं पारिवारिक कारणों से हट रहा हूं। अरे, पारिवारिक कारण होते तो टिकट लिया नहीं होता, नामांकन दाखिल नहीं किया होता, मुख्यमंत्री इतना बड़ा दावा नहीं करते। और उसके अलावा चूंकि ये सीट जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा से खाली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक कुमार के चुनाव में नितिन नवीन का हाथ जरूर रहा होगा। अब तो वो पार्टी अध्यक्ष हैं। वैसे भी जो निवर्तमान एमएलए होते हैं, उनका थोड़ा बहुत रोल होता ही है नए कैंडिडेट के चुनाव में। तो फिर एक ही दिन में क्या बदल गया? देखिए, बात ऐसी है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने इस मामले को नितिन नवीन पर छोड़ दिया, जैसा मुझे बताया गया। और नितिन नवीन की जो छवि हम लोगों की नजर में बनाई जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और भी कई बातें,
वैसी कोई क्षमता, वैसी कोई प्रतिभा देखने को मिलती नहीं है। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना हैंड पिक, किसी को आप अपने आपने वहां पे रख लिया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर बंटी के खिलाफ अच्छा खासा माहौल बनाया गया, उसके खिलाफ चीजें लिखी गई, उसकी जो शिक्षा है उस पर सवाल किया गया और भी कई चीजें की गई। यहाँ तक कि लोगों ने बंटिया भी लिखा कि बंटिया को क्यों टिकट दे दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं तो ये बात मानी जाएगी कि उसका उस उम्मीदवार का बहुत विरोध हो रहा था। और एक बात और कि आज सुबह में एनडीए दल की बैठक भी हुई थी, एनडीए के जो घटक दल हैं, मुझे जहां तक मालूम है कि उसमें भी ये बात चर्चा में आई थी। और उसके बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अगर नितिन नवीन ने यह फैसला किया था तो ये फैसला गलत था, बहुत विरोध है, ऊपर से भले समर्थन करे लोग लेकिन अंदर से विरोध था। अब सवाल था कि लेकिन क्या 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 विरोध हो सकता है? मुख्यमंत्री खुद भी जो है वो हाई स्कूल पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक और कैंडिडेट ऐसा आ जाए जो सिर्फ हाई स्कूल या हाई स्कूल पास नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए अब तो फिर राजनीति को फिर पूरी तरह से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिताजी राजनीति में थे। उनकी एक छवि थी कि उन्होंने आरजेडी के खिलाफ जो है खूंटा गाड़ दिया है या मुरेठा बांध लिया है। वो कई चुनाव अपना जीत चुके थे, कई चीजें थी उनके, और उनकी जाति एक बड़ी बड़ी चीज थी। वो कुशवाहा जाति के थे और आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कुशवाहा समुदाय में अच्छा अपनी पैठ बनाई थी। उसको काट कई चीजें होती है। और नीतीश कुमार की भी करीबी है। ये तो नीतीश कुमार के करीबी नहीं माने जाते हैं ना इनको, जिनको कल टिकट दिया गया और मतलब पहले टिकट दिया गया और आज वापस ले लिया गया। ये देखिए कितना मतलब एक दिखाया जाता है कैसे। लोगों ने मुझसे पूछा अरे उनका तो कैंडिडेट बैठ गया। ये भी लोगों ने कहा कि बीजेपी तो दूसरे का कैंडिडेट बैठाती है, इनका कैंडिडेट कैसे बैठ गया। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो फेस वैल्यू पर ले रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम पारिवारिक कारण से हट रहे हैं, कोई ऐसा करता है क्या? चुनाव जीतने के लिए, टिकट लेने के लिए लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और कोई ऐसे ही कोई बात तो उन्होंने नहीं बताई कि हाँ कोई बीमार हो गया है, किसी का कोई सदमा लग गया है, कोई वजह तो बता दे। पारिवारिक कारण क्या होता है? आपका कोई आंतरिक कलह तो ऐसा नहीं है। अगर आंतरिक कलह है तो रातों रात तो नहीं हुआ होगा वो। तो ऐसी चीजें लोगों को समझ में आती है बात कि पार्टी ऐसे कहलवाती है कि आप जाके कहिए कि हम पारिवारिक कारण से ले रहे हैं। किसी को बिहार में शायद ही कोई एक आदमी होगा जो ये बात मान ले कि हाँ ये पारिवारिक कारण है। ये पारिवारिक कारण वगैरह नहीं है। ये बीजेपी का अंदरूनी कला है जिसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि इसकी चर्चा हो कि हमारे ये असंतोष है। बीजेपी तो साबित करना चाहती है कि सबसे अनुशासित पार्टी है, सबसे बड़ी रणनीति बनाने वाली पार्टी है, उसके आगे तो कोई टिकेगा नहीं। अब आप सोचिए कि एक झटके में ये सब बात खत्म हो गई। अगर आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं, आपका इतना आसूचना तंत्र जो इंटेलिजेंस है इतना मजबूत है, तो आपने टिकट उसको देने से पहले ये सब जानकारी क्यों नहीं आ सकी आपके पास? ये कहना कि पारिवारिक कारण है, कोई यकीन नहीं करेगा। सबको ये मालूम है कि कुछ ना कुछ ऐसी वजह है। अब देखिए कुछ वजहें ऐसी हैं जिसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। मिसाल के लिए लोग कहते हैं कि उनके परिवार के लोग कुछ मुकदमे में फंसे हुए हैं या चारा घोटाले से कोई ताल्लुक है उनका। तो ये सब बातें तो धीरे धीरे आएंगी सामने। और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ कच्चा चिट्ठा भी तैयार कर रखा था, उससे पहले उनको हटा दिया गया ताकि बीजेपी की बदनामी नहीं हो। लेकिन एक बदनामी तो हो गई कि आपने अपना उम्मीदवार बैठा लिया, जबकि आपके तो का नाम इसलिए होता था कि आप दूसरे के उम्मीदवार को बैठा लेते थे, और कई जगह तो आप निर्विरोध भी चुने गए। आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अब ये नया नाम आया है नीरज कुमार सिन्हा, ये भी बिल्कुल यंग हैं और ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई ये भी मजे हुए राजनीतिज्ञ नहीं है। इनका भी देखिए, अनुभव जो है सिर्फ मैंने युवा जैसा मोड़ कहा पर। कि बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि वो अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए ये बताए कि देखिए हमारे यहाँ कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
हम अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी टिकट दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से उनको लाया गया। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पर कहा जाता है कि कोई कायस्थ समाज का ही आदमी जीतेगा। तो ये तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले वाले भी कायस्थ थे। इसके अलावा भी एक दो जो नाम आया वो कायस्थ के ही किसी सदस्य का आया था। तो एक की बात तो यहाँ पे ये थी। दूसरी बात है कि वो उनको ऐसा लगता है कि हम जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। इस लिहाज से उन्होंने टिकट दिया वहां पर, और ये संदेश देने के लिए, ये जताने के लिए, इसका दम भरने के लिए कि हम तो साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट देते हैं और वो भी जीत जाता है। लेकिन उसको उन्हें बैठाना भी पड़ता है, जैसा कि आज तो देखने को लेकिन मिला था। नीरज जो है, नीरज कुमार सिन्हा, जिनको अब टिकट दिया गया है, ये भी साधारण कार्यकर्ता भी हैं, कोई बड़े नामी आदमी तो है नहीं, नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए टिकट देते ही हैं वो। ये शुरू से हमारे देखिए साधारण कार्यकर्ता रहे हैं, और हम लोग साधारण कार्यकर्ता का कितना सम्मान करते हैं, बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। ये जताने के लिए वो बिल्कुल अनजान नाम के लोगों को, जिसको कोई नहीं जानता, बहुत कुछ चर्चा नहीं होती है, बाद में आपको मालूम होगा कि इन्होंने ये किया, ये शुरू से बीजेपी से जुड़े रहे, ये इस संगठन से रहे, उस संगठन से रहे, ये सब बातें बताई जाती हैं बाद में। जी। लेकिन एक एक बात यहाँ पर ये भी मतलब जानने के लायक है कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर लंबे समय से कायस्थ, बल्कि आजादी के बाद से ही कायस्थ जो है जीतते रहे हैं। एक समय में 60s में, 60 के दशक में वहां से के बी सहाय जीते थे और मुख्यमंत्री भी बने। 77 में महामाया प्रसाद सिंह जीते, मुख्यमंत्री भी बने। बाद में वहां से ठाकुर प्रसाद जीते और वो भी बिहार में मंत्री बने, बड़े नेता भी थे। उसके बाद 90 से लेकर के पहले नितिन नवीन के पिता नवीन कुमार सिन्हा और फिर उसके बाद नितिन नवीन, तो करीब करीब 35 एक साल से तो ये दोनों पिता पुत्र ही रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जबकि मैं देख रहा था आंकड़े, तो वहां पर कायस्थ जो है वो 13-14% से ज्यादा नहीं है। नहीं, लेकिन उनके बाकी जगहों पे देखिएगा तो कायस्थ की आबादी बहुत कम है ना। तो यहाँ पर इतनी आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जातिवाद से अलग नहीं हो पाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि इनके, अगर आप 35 साल की बात कर रहे हैं, तो 35 सालों में विपक्ष ने अपना कोई मजबूत कैंडिडेट दिया होता तो जरूर कुछ न कुछ इसमें फर्क आया होता। कुछ जगहों पर अब गढ़ बन जाता है, वैसी गढ़ बन गया है। जैसे आप गया में देखिए, जो हमारे अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, वो 7 बार से जीते वहां से, 35 साल उनका भी लगभग हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, गया की हालत ये रहती है कि कल अगर वोटिंग होनी है तो आज तक उनको गाली पड़ रही है, लेकिन जब वहां पे लोग जाते हैं तो फिर उनको वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि हमको इन्हीं को वोट देना है। कुछ उनके स्वजातीय भी देते हैं, कुछ उनकी विचारधारा के लोग भी देते हैं। वही हाल यहाँ पर है। और इस बार जो है वो एक गंभीर चुनौती इसको मिलने वाली है प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से, क्योंकि ये देखना होगा कि अगर कायस्थ समुदाय हमेशा अपने कायस्थ बिरादरी के ही लोगों को वोट देगा, तो क्या इस बार भी वो ट्रेंड जारी रहेगा, या इस बार उन्हें लगेगा कि नहीं, उससे एक बेहतर उम्मीदवार है। आप इनके नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण है, वो कायस्थ तो है नहीं। जी जी, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ये बात, कि ये पहली बार ये जांच होगी इस बात की कि उनको एक उनके मन के लायक पढ़ा लिखा, तार्किक, आंकड़ों से बात करने वाला आदमी मिल रहा है, उम्मीदवार। तो जो यहाँ के वोटर हैं, खास करके कायस्थ समुदाय के, क्या वो फैसला करते हैं कि वो इस बार भी अपने जाति पर उम्मीदवार, जाति पर वोट देंगे, या उनको एक बेहतर उम्मीदवार अगर लगेगा कि प्रशांत किशोर एक बेहतर उम्मीदवार हैं तो उनको वोट देंगे। ये तो 3 अगस्त को हमको पता चलेगा, जब वोटिंग की नहीं, गिनती होगी। आप ये देखिए ना कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी जन सुराज से एक महिला उम्मीदवार थी वहां, और उनको छह जी जी, सात हजार ही वोट मिले थे। तो देखिए उसको उसमें भी देख, यही बात कही गई कि प्रशांत किशोर अगर उस वक्त भी मैदान में रहते तो एक अलग बात उसकी होती है। तो शायद उससे सबक लेते हुए उन्होंने इस बार मैदान में आने का फैसला किया। एक पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है बांकीपुर का इलाका, उस लिहाज से भी उनको लगा कि बेहतर है। कई लोगों ने कहा कि कम से कम आप विधानसभा तो पहुंचे, वहां तो अपनी बात रखें।
तो शायद इसी वजह से उन्होंने इस बार फैसला किया है कि, और वो जहां तक मेरी जानकारी है, हार जीत तो बात की बात है, 3 अगस्त को पता चलेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन उनकी टीम पहले से मेहनत कर रही है, हर जगह जा रही है, एक एक वार्ड में जा रही है। अब देखना यह है कि दूसरों को तो वो अपनी रणनीति से जिता लेते हैं, अपनी रणनीति से खुद जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्योंकि सामने देखिए आरजेडी भी है, ऐसा नहीं कि आरजेडी बिल्कुल वहां पे जीरो है, कुछ ना बिल्कुल। कुछ और वोट उनका भी आएगा। पिछली जो कैंडिडेट थी वही है, और उनको वो दूसरे जी नंबर पे थी, और 43-44 हजार वोट उनको मिले थे। तो जाहिर सी जी बात है कि आरजेडी का जो अपना एक वहां पर जो यादव मुस्लिम और पिछड़ों का एक वोट बैंक है, वो ऐसा लगता है कि जाएगा उनके कैंडिडेट के साथ ही। तो प्रशांत किशोर के लिए क्या रास्ता बचता है? यहाँ एक बात और ध्यान में रखिए कि नितिन नवीन अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बल्कि दोनों के, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। उसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा चुनावों के समय भी नीतीश कुमार से ज्यादा सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश की थी, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी में तो सीधे टक्कर वाली स्थिति रहती है। तो जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे, ये दोनों नहीं चाहेंगे कि वो विधानसभा पहुंचे। तब प्रशांत किशोर के सामने क्या रास्ता है? देखिए, ये बहुत पेचीदा मामला है, इतना सीधा मामला नहीं है। एक बात मैं याद दिलाऊं आपको, विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी पर जितने आक्रामक हुआ करते थे अशोक के हमारे प्रशांत किशोर, आप हाल के दिनों में देखेंगे बिल्कुल चुप्पी साध रखी उन्होंने। 200 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाने के बाद चुप्पी साध ली, ना उधर से कोई मानहानि का केस हुआ, ना इन्होंने कुछ आगे बात बढ़ाई। ठीक है, तो उनकी पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है समझना उसको। और सम्राट चौधरी क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे? एक राय ये है कि सम्राट चौधरी देखते हैं कि अगर उनका कैंडिडेट नहीं जीते तो आरजेडी भी नहीं जीते, जीते कौन? तो प्रशांत किशोर जीते, ताकि विपक्ष का जो स्पेस है, जो अभी कांग्रेस के पास है या आरजेडी के पास है, वो स्पेस बढ़ जाए और उसको उसमें उसका हिस्सा प्रशांत किशोर के पास भी जाए, ताकि बीजेपी के लिए लेकिन प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच जाएंगे तो सम्राट चौधरी को और उनकी सरकार को बहुत परेशान भी करेंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको रिसर्च करना आता है, वो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के सबूत जुटा सकते हैं और उसको विधानसभा में रखना शुरू करेंगे, तो स्थिति और बिगड़ भी सकती है ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो पहुंचने के बाद क्या करेंगे, इससे देखने की जरूरत होगी, क्योंकि जो आंकड़े वो रख रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद, आखिर किस परिस्थिति में उन आंकड़ों को उन्होंने रखना बंद कर दिया, वो सारे सवाल उनके खत्म हो गए। जो विधानसभा चुनाव से पहले सवाल थे मंत्रियों के बारे में, सम्राट चौधरी की शिक्षा के बारे में, वो सब उन्होंने सवाल खत्म कर दिए। अब देखना होगा, वैसे भी विधानसभा का सत्र बहुत छोटा होता है, यहाँ पे 4 दिन 5 दिन का होता है, लेकिन पहले उन्हें पहुंचने दीजिए, देखते हैं वहां पर उनका क्या रवैया, कितने आक्रामक रहते हैं, किस तरह की बातें रखते हैं, तभी कुछ कह पाएंगे। समी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक महायुद्ध की तरह है ही, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कि चुनाव के महारथी माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, और हाल फिलहाल में उन्होंने जो कमाल दिखाया तमिलनाडु में, वो भी महत्वपूर्ण है। जोसेफ विजय जो वहां मुख्यमंत्री बने हैं और टीवीके के नेता हैं, जो पहली बार अपनी पार्टी के साथ विधानसभा में लगभग बहुमत लेकर के आए, सरकार बना ली, उन्होंने भी माना कि प्रशांत किशोर की रणनीति ने काम किया था। हालांकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव मैदान में भी थी, लेकिन वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। उनकी दवा से दूसरे काफी सारे लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनकी दवा अपने ऊपर नहीं चली थी। अब इस बार व्यक्तिगत रूप से वो मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो
कितना समर्थन मिलता है और किस आधार पर बिहार में वोटिंग होती है, इसका एक अंदाजा मतदान के बाद और चुनाव नतीजे आने के बाद लग पाएगा। तो बस चलते चलते एक वही पुराना अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्य बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.